हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संकेत खानवे एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज के एपिसोड में हम पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। पीसीओएस के बारे में आपके जितने भी कंसर्न्स हैं कि ये क्यों होता है, ओबेसिटी का और पीसीओएस का क्या कनेक्शन है, पीसीओएस को मैनेज करने के लिए कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और सप्लीमेंट्स यूजफुल हो सकते हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीओएस को पहले कुछ समय के लिए पीसीओडी दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहा जाता था, बट अभी ये टर्म आउटडेटेड हो गई है क्योंकि इसमें सिर्फ कोई एक डिजीज नहीं होता, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। इस वजह से इसे पीसीओएस दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। पर पीसीओएस और पीसीओडी एक ही है, ये कोई दो अलग कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन तो आपका क्लियर हो गया। पीसीओएस होता कैसे है? अभी करंटली जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग तीन मेजर फैक्टर्स है जिनकी वजह से पीसीओएस होता है। पहला है जेनेटिक फैक्टर्स, देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स पीसीओएस से डायग्नोज्ड है। जिन्हें भी पीसीओएस की कंडीशन है, उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है यानी उनकी सिस्टर्स या डॉटर्स, उनमें से आधे लोगों को पीसीओएस होगा या होने के चांसेस है। आई एम श्योर कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में आपने ये सुना होगा कि किसी ना किसी को तो पीसीओएस की कंडीशन है। पीसीओएस में तीन बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। पहली है इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, जिस वजह से एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ होती है। दूसरी है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी किसी एक ओवरी में या दोनों ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी पर हमें 12 या उससे ज़्यादा स्मॉल फॉलिकल्स दिखेंगे और ये फॉलिकल्स मल्टीपल होते हैं, इस वजह से हम इसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, यानी ओवरीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। पीसीओएस में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो बाकी फीमेल्स की तरह रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। नॉर्मली फीमेल्स को एक साल में 9 या उससे ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, बट पीसीओएस में ये नंबर लेस देन 9 साइकिल्स इन 1 ईयर होता है। और कुछ फीमेल्स को तो पीरियड्स आना ही बंद हो जाता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। पीसीओएस में क्योंकि कई फीमेल्स ओव्यूलेट नहीं कर पाते, इस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर एग रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और इस वजह से उन्हें काफ़ी सहना पड़ता है। स्पेशली जिन्हें प्रेगनेंसी चाहिए और वो कई सालों से ट्राई कर रही है, बट बिकॉज दे कांट ओव्यूलेट दे आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट। ऑल्दो पीसीओएस में इनफर्टिलिटी होती है जिस वजह से फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, बट ये जो इनफर्टिलिटी है इट इज़ ईजिली ट्रीटेबल। क्योंकि इस इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है कि वो ओव्यूलेट नहीं कर पा रही, एग रिलीज नहीं कर पा रही। तो ओव्यूलेशन हो, दैट इज एग रिलीज हो, इसके लिए हमारे पास लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट जैसे ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स है, जिनसे इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है। कुछ पीसीओएस फीमेल्स में ओवरीज एब्सोल्युटली नॉर्मल है, सोनोग्राफी पर भी आपको मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड इरेगुलर पीरियड्स, ये दो ही कंडीशंस है। ऐसा भी हो सकता है। फीमेल्स में भी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि फीमेल्स भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, बट दे डू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। और ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इट इज़ रियली बैड और समथिंग। फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़रूरी होता है बोन एंड मसल हेल्थ, लिबिडो, मूड और एनर्जी के लिए, बट फिजियोलॉजिकली नॉर्मल वैल्यूज में। सुप्रा फिजियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन यानी नॉर्मल से कई ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जिन फीमेल्स में पीसीओएस की कंडीशन होती है उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बाकी फीमेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड होती है। जैसे नॉर्मली फीमेल्स में 15 टू 70 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर ये लेवल्स होती है टेस्टोस्टेरोन की, तो वही पीसीओएस फीमेल्स में ये लेवल्स 100 टू 200 नैनोग्राम्स तक हो सकती है। हाई टेस्टोस्टेरोन दैट इज एंड्रोजन्स की वजह से एक्ने, हिर्सुटिज्म यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, स्पेशली आपके फेस, चेस्ट, आर्म्स और लोअर लेग्स इन रीजन में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से सिर्फ एक्ने और हिर्सुटिज्म ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों में एलोपेशिया दैट इज हेयर लॉस भी हो सकता है। पीसीओएस में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। नॉर्मली फीमेल्स में पीरियड्स की एक साइकिल 24 डेज से लेकर 38 डेज तक हो सकती है, यानी किसी की 28 डेज की साइकिल होगी, किसी की 35 डेज की साइकिल होगी, बट पीसीओएस में ये साइकिल 38 डेज या उससे ज़्यादा डेज की भी हो सकती है, यानी 40 दिन, 45 दिन या उससे भी ज़्यादा समय के बाद पीरियड्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरवेट या ओबीज फीमेल्स में ही पीसीओएस होता है। ओबीज एज वेल एज थिन फीमेल्स, इन दोनों में पीसीओएस हो सकता है। 100 में से 70% फीमेल्स जिन्हें पीसीओएस है वो ओबीज होती है, और रिमेनिंग 30% फीमेल्स थिन या नॉर्मल वेट भी हो सकती है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ओबीज फीमेल्स में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, और हम ये जानते हैं कि एडिपोज टिश्यू दैट इज फैट टिश्यू में
टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन होता है ईस्ट्रोजन में। सो ज़्यादा एडिपोज टिश्यू की वजह से ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और इस वजह से ओबीस फीमेल्स में ड्यू टू हाई ईस्ट्रोजन लेवल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। वेयर एज थिन फीमेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से थिन फीमेल्स में एक ही मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है कि उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे। और ओबीस पीसीओएस फीमेल्स में दो कंप्लेंट्स हो सकती है, या तो उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे या फिर उन्हें पीरियड्स आ रहे हैं बट वो काफ़ी हैवी और इरेगुलर पीरियड्स है। टिपिकली फीमेल्स हिप्स और थाई रीजन में फैट होल्ड करती है बट पीसीओएस में उनमें मेल्स की तरह फैट डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, यानी वो एब्डोमिनल रीजन में ज़्यादा फैट डिपॉजिट करने लगती है और इसे हम एंड्रॉयड ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी की वजह से इन फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे पहला है डार्क थिक स्किन विच इज़ नोन एज अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। डार्क स्किन कहाँ होती है? तो आपके नेक के पीछे की साइड पर, दैट इज नेप ऑफ नेक, आर्मपिट में, दैट इज एक्सिलरी रीजन, अंडर द ब्रेस्ट और ग्रॉइन रीजन में। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेवल्स, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी लेवल्स इंक्रीज होती है और एचडीएल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी लेवल्स डिक्रीज होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज मेलिटस भी हो सकता है। सो अभी हम पीसीओएस को मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पीसीओएस को मैनेज करने के लिए। इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप एंड सप्लीमेंटेशन। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग सीरियसली नहीं लेते, पर वो उनके हार्मोनल सिस्टम को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि बैड स्लीप आपके एग क्वालिटी को और मेल्स में स्पर्म क्वालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर क्रोनोटाइप आप 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लो। और अगर आपको सोने में प्रॉब्लम आती है, आपको स्लीप इश्यूज है, तो इंसोम्निया के बारे में एक डिटेल्ड एपिसोड हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आप वो जाकर देख सकते हो। ओबीस फीमेल्स विथ हिर्सुटिज्म, दैट इज एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ, उनके लिए 500 कैलोरीज डेफिसिट पर डे और 30 मिनट्स एक्सरसाइज पर डे, सिर्फ इतना करने से 50% रिडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन अपॉन एसएचबीजी रेशियो में। और एसएचबीजी, दैट इज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल्स, 120% तक इंक्रीज होती है। एसएचबीजी क्या है, आपको इसके नाम में ही इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को बाइंड होने वाला एक प्रोटीन है। सो एसएचबीजी की लेवल्स जब बढ़ती है तब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इसे जाकर बाइंड होता है और बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होती है, जिससे एक्ने, हिर्सुटिज्म, दैट इज एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर, और एलोपेशिया, इसकी प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन से हम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सप्रेस करते हैं, जिससे नई हेयर ग्रोथ तो रुक जाती है बट पहले से जो हेयर ग्रोथ हुई है, जो एग्जिस्टिंग हेयर है, दे शुड बी रिमूव्ड मैकेनिकली। यू कैन यूज प्लकिंग, वैक्सिंग और शेविंग बट दे कैन कॉज इनग्रोन हेयर, इरिटेशन एंड फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस यानी जो हेयर फॉलिकल है उनका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है। लेजर हेयर रिमूवल और इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा इफेक्टिव और प्रिफर्ड मेथड्स है। फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो आपको जनरली पर डे एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली सिर्फ कार्डियो करने के बजाय आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल बॉडी वेट ट्रेनिंग जैसे पिलाटीज, योगा या जिम में वेट ट्रेनिंग, आप इस पर ज्यादा फोकस करो। सो अगर आप वीकली 6 टाइम्स फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, देन 2/3 ऑफ इट शुड बी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड 1/3 मस्ट बी कार्डियो। दैट इज 6 में से 4 दिन आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो और 2 दिन कार्डियो। अगर आप वीक में 3 ही बार ट्रेन करते हो तो 2 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और 1 दिन कार्डियो। सो रैदर देन जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ कार्डियो, मॉडरेट कार्डियो प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज बेटर फॉर ऑल फीमेल्स विद पीसीओएस। और अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हो, आप ओवरवेट हो और आपके डॉक्टर ने या किसी और ने आपको एडवाइस दी कि आपको वेट लूज करना चाहिए और इसके लिए आप डेली सिर्फ कार्डियो करने लग गए, तो लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है। जो लोग कार्डियो ज्यादा करते हैं और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते, उनमें कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होती है। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन एंड स्ट्रेस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पीसीओएस। देयरफॉर हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन वर्सन द सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। सो ओनली कार्डियो इज नॉट गोइंग टू बी दैट बेनिफिशियल। आपको पिलाटीज, योगा या जिम में वेट ट्रेनिंग, ऐसी टाइप की एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी चाहिए। वो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करने में मदद करेगी। कॉर्टिसोल का एक टिपिकल पैटर्न होता है, आपके नींद से उठने के 30 to 60 मिनट्स के बाद कॉर्टिसोल अपने पीक लेवल पर होता है और थ्रू आउट द डे उसकी लेवल्स ऐसे ग्रेजुअली डिक्लाइन होती है। और सुबह दिन के समय
हमें कॉर्टिसोल लेवल्स एलिवेटेड चाहिए जब आप ज़्यादा एक्टिव होना चाहते हो, और रात के समय जब आप सोना चाहते हो उस समय हम नहीं चाहते कि कॉर्टिसोल लेवल्स एलिवेटेड हो, क्योंकि हाई कॉर्टिसोल लेवल्स आपकी स्लीप को खराब कर सकती है। और जिन लोगों की कॉर्टिसोल लेवल्स नाइट टाइम में भी हाई होती है उन्हें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉर्टिसोल को रिड्यूस करने के लिए एक तो आपको ज़्यादा कार्डियो नहीं करना है, आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, और कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो काफ़ी इफेक्टिवली कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करते हैं। अश्वगंधा और रोडियोला जैसे सप्लीमेंट्स कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के अकॉर्डिंग 600 mg रोडियोला स्ट्रेस और डिप्रेशन सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है। सो आप अश्वगंधा 600 mg और रोडियोला 600 mg पर डे ले सकते हो कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। डाइट फॉर पीसीओएस। डाइट हाई इन फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। काफ़ी लोगों को लगता है कि फ्रूट उनके लिए अच्छे नहीं है क्योंकि उसमें शुगर होती है, उसमें फ्रुक्टोज होती है, बट दैट इज नॉट बैड। फ्रूट्स हैव विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके लिए बेनिफिशियल है। होल ग्रेन्स, बीन्स और ऑलमोस्ट सारे ही लेग्यूम्स का फाइबर कंटेंट हाई होता है। हाँ, अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो तो बात अलग है, पर कुछ फीमेल्स होल ग्रेन्स और जनरली कार्बोहाइड्रेट खाना ही बंद कर देती है। वो लो कार्ब डाइट या कीटो फॉलो करती है वेट लूज करने के लिए। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरे टाइप की, दैट इज एकदम ही लो फैट डाइट फॉलो करते हैं। बट फैट इज ऑल्सो नॉट बैड। फैट एंड कोलेस्ट्रॉल आर द बैकबोन ऑफ योर हॉर्मोन्स, और आपको उनकी जरूरत है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स को बनाने के लिए। इसीलिए आपको जितने भी हेल्दी फैट के सोर्सेस है, जैसे होल मिल्क, वो स्किम्ड लो फैट मिल्क नहीं, होल मिल्क, गुड क्वालिटी ऑयल, थोड़ा बटर और नट्स जैसे आलमंड, वॉलनट्स, इन्हें खाना चाहिए। आप ग्रेन्स और डाइटरी फैट खाकर भी वेट लूज कर सकते हो। और हम जानते हैं कि सारे ही फीमेल्स में नहीं, बट 10% पीसीओएस फीमेल्स में बिना कोई मेडिसिन लिए सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट लॉस से ही पीसीओएस को मैनेज किया जा सकता है। अभी हम पीसीओएस के लिए कुछ रिसर्च बैक सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला सप्लीमेंट है इनोसिटॉल। इनोसिटॉल को मायो इनोसिटॉल भी कहते हैं। मायो इनोसिटॉल इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, और पीसीओएस फीमेल्स में मायो इनोसिटॉल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बेनिफिशियल है। सो मायो इनोसिटॉल को आपको 1000 मिलीग्राम्स डेली लेना है। मायो इनोसिटॉल के साथ आप और एक सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो, दैट इज ALA, अल्फा लाइपोइक एसिड। ALA में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ALA मेल्स में स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन और स्पर्म मोटिलिटी को इंप्रूव करता है, और फीमेल्स में, स्पेशली जिन फीमेल्स को पीसीओएस है, उनमें ALA थेरेपी एग क्वालिटी को इंप्रूव करती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलराइज करने में और साइकिल लेंथ को थोड़ा छोटा करने में मदद करती है। अल्फा लाइपोइक एसिड को आप 500 mg विथ मील या फास्टेड स्टेट में भी ले सकते हो। द नेक्स्ट सप्लीमेंट इज एल कार्निटीन। एल कार्निटीन और एसिटाइल एल कार्निटीन मेल्स में जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनमें स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, और सिमिलरली पीसीओएस फीमेल्स में एग क्वालिटी, ओव्यूलेशन रेट्स और टोटल प्रेगनेंसी रेट्स को भी इंप्रूव करते हैं। एल कार्निटीन आप 1000 mg पर डे से स्टार्ट करो। फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने चाहिए। ओमेगा 3 में EPA और DHA, ये दो मेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फिश ऑयल आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को रिड्यूस करते हैं, और स्पेशली EPA आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट आप यूज कर रहे हो उसमें आपको EPA 1000 mg पर डे मिलना चाहिए। यानी अगर आप फिश ऑयल कैप्सूल ले रहे हो और एक कैप्सूल में 400 mg EPA है तो आप 2 या 3 कैप्सूल्स ले सकते हो। पीसीओएस में जो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, कोएंजाइम Q10 प्लस विटामिन E सप्लीमेंटेशन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को रिड्यूस करने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए बेनिफिशियल है। सो आप 400 mg कोएंजाइम Q10 प्लस 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन E सप्लीमेंटेशन ले सकते हो डेली। कोएंजाइम Q10 थोड़ा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट है, और हो सकता है कि जो सप्लीमेंट आप यूज कर रहे हो उसके एक कैप्सूल में आपको सिर्फ 100 mg कोएंजाइम Q10 ही मिले, तो आपको उसकी 4 कैप्सूल्स लेनी पड़ेगी। पीसीओएस को मैनेज करने के लिए जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। पीसीओएस की फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है OCPs, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। OCPs साइकिल को रेगुलराइज करते हैं, और हिर्सुटिज्म, एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर की ट्रीटमेंट में भी OCPs को यूज किया जाता है। पीसीओएस में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स है लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट, जो कि ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स है। वो ओवम को, दैट इज एग को रिलीज करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए करंटली ड्रग ऑफ चॉइस है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सो पीसीओएस को मैनेज करने के लिए ये कुछ ड्रग्स है जो यूज किए जाते हैं। हमने इनके डोसेजेस के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने फिजिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही ये मेडिसिन यूज करो। थैंक यू पीसीओएस के बारे में हमारे आज के इस डिस्कशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस चैनल के थ्रू कुछ सीख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ये सबसे आसान और फ्री तरीका है चैनल को सपोर्ट करने का। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, सजेशंस या कोई टॉपिक्स जो आप चाहते हो कि मैं अपकमिंग एपिसोड्स में कवर करूं, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूं। अगर आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे अब तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो संकेत खानवे मेरा यूज़र नेम है, और इंस्टाग्राम पर भी मैं हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।